Hi everyone, very good morning to all of you. Welcome to Daily Current Affairs Session. आज हम 4th और 5th ऑफ जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. माय नेम इज रवनीत कौर. हमारी रोज क्लास जो है वो सुबह 9 बजे लाइव होती है, लेकिन ये सेशन जो है वो आपका रिकॉर्डेड है एंड इट इज प्रीमियर ऑल्सो. ठीक है, अभी प्रीमियर हो रहा है. तो सबसे पहले तिथि देख लेते हैं. पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी चल रही है. पूर्णिमांत में भी पौष चल रहा है और अमांत में भी अभी आपका पौष का मंथ चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है अभी आपका. ठीक है, और डेली करंट अफेयर की क्लास जैसा मैंने बताया रोज सुबह 9 बजे होती है और इसकी जो पीडीएफ है ना वो आपको मिलती है परचम के टेलीग्राम के ऊपर. ठीक है, इस करंट अफेयर की पीडीएफ. वाईटी पे और भी सेशंस कंडक्ट होते हैं, उनकी जो पीडीएफ है वो आपको परचम की वेबसाइट पे मिलती है, दैट इज perchamclasses.in. और बाकी जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, सब्सक्रिप्शन है परचम के, वो आपको परचम की ऐप के ऊपर देखने को मिलेंगे. अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को अपने डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं web.perchamclasses.in करके. ठीक है. इसके अलावा अगर कोई भी कोर्सेज या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपका क्वेरी है तो यहाँ नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. support@perchamclasses.in पे आप मेल भी कर सकते हैं. देन हियर आर द स्कैनर्स. iOS पे एंड्रॉइड पे आपकी ऐप अवेलेबल है परचम ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज उसी पे डिफरेंट कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको पता लगता रहता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे रेलवे की कॉम्प्रिहेंसिव बैच के बारे में. जो भी स्टूडेंट रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है. इसमें आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं और ये आपका 2026 और 2027 का है. 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट भी होगा आपका, वर्ल्ड मैपिंग, सब कुछ कवर किया जाएगा. इन द सेम मैनर एसएससी का भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहां पर आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑफ कोर्स, और साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एसएससी विल बी कवर्ड. ये भी 6 मंथ्स का प्रोग्राम है. एसएससी का जनरल अवेयरनेस का जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा. ठीक है, तो ये इसके साथ फ्री है. बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कंबाइंड प्रिपरेशन करते हैं, लाइक वो एसएससी के भी तैयारी करते हैं, रेलवे की भी करते हैं, तो उनके लिए एसएससी रेलवे का मेगा कॉम्बो है जहां पे कॉम्बिनेशन है, दोनों के लिए वो बैच अवेलेबल है रेलवे एसएससी के लिए, अगेन विद अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का फीचर. ठीक है, ये भी आपका 6 मंथ्स का प्रोग्राम है. यहाँ पे एसएससी जनरल अवेयरनेस मॉक टेस्ट सीरीज फ्री है. उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जनरल अवेयरनेस जो है ना एसएससी में, बिकॉज उसका थोड़ा सा स्कोर अब इंक्रीज हो गया है, पोर्शन इंक्रीज हो गया है, तो जनरल अवेयरनेस उनका वीक होता है. तो उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक डेडिकेटेड एसएससी का जनरल अवेयरनेस का भी बैच है. ये भी 6 मंथ्स के प्रोग्राम का ही है और यहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, ऑफकोर्स पीवाईक्यू, सब कुछ होगा. और ये अगेन अनलिमिटेड लाइव क्लासेस के फीचर के साथ है. यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आपका जो कंप्यूटर है कवर किए जाएंगे. ठीक है जी. तो अगर आपको लगता है आपका एसएससी का मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब अच्छा है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस वीक है, तो आप इस बैच को भी चेकआउट कर सकते हैं. परचम ऐप के ऊपर आपको ये सब मिल जाएगा. बाकी अगर नहीं आपको समझ आता है बैचेस के बारे में भी, देन आपको जो नंबर बताया गया था आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं आज के न्यूज सेगमेंट पे. ठीक है, क्योंकि मंडे है तो 2 दिन का करंट अफेयर कवर होना है. सबसे पहले बात करेंगे 4th ऑफ जनवरी की, या इंपॉर्टेंट डेज के सेगमेंट में 4th ऑफ जनवरी की, और डे है आपका वर्ल्ड बरेली डे. वर्ल्ड बरेली डे. ठीक है, ये जो डे है ये 2019 से आपका ऑब्जर्व किया जा रहा है. देखिए बरेली जो है ये बेसिकली लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की, जो भी विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए खास करके. ठीक है, तो एक्चुअल में जो भी पार्शली साइटेड लोग हैं या फिर ब्लाइंड लोग हैं उनके रिगार्डिंग उनके ह्यूमन राइट्स के फुल्ली रियलाइजेशन को देखते हुए ये डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है. जो बरेली वर्ड है ये आपका इन्वेंटर के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इस भाषा या लैंग्वेज को बोल सकते हैं डिस्कवर किया था 19th सेंचुरी में, लुइस बरेले. ठीक है, ये लैंग्वेज नहीं है एक तरीके की, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये कोड के फॉर्मेट में है, और ये कोड जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस को टैक्टिकल फॉर्म में लिखने और पढ़ने में मदद करते हैं. ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ कोड. डायरेक्टली हम इसको भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसको भाषा कह के जनरली जो है वो बोला जाता है आमतौर पे. बरेली की जो स्क्रिप्ट है ये इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में 1887 में, लेकिन 1951 में एक सिंगल नेशनल स्टैंडर्ड भारतीय बरेली जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया. कॉमन कोड रखे गए इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं हैं,
तो उनके लिए कॉमन कोड डेवलप कर दिया गया फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, और वो कोड है आपका भारती बरेली। ठीक है जी, चलिए। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी जो है, उन्होंने स्टैंडर्ड भारती बरेली कोड जो है उसको 4 जनवरी 2025 को पब्लिश भी कर दिया है। और ध्यान रखेंगे ऑफिशियल तरीके से जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके लिए अब ये कोड जो है वो आपका कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहेगा। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव भी रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी और पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए भी, जैसे कि हमारा सुगम्य भारत अभियान है, ठीक है, उसके अंडर भी हम लोगों ने किस तरीके से लाइफ को इजी कर सकते हैं डिसेबल्ड लोगों की, उसके बारे में काम किया है। देन हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, फिर सुगम्य पुस्तकालय है, ये सब आपके यूनाइटेड नेशन के डिसेबिलिटी इंक्लूजन फ्रेमवर्क का पार्ट है। और इंडिया का जो कमिटमेंट है लीविंग नो वन बिहाइंड, उसको भी रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, चाहे उसको किसी भी तरीके का फिजिकल चैलेंज हो, मेंटल चैलेंज हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो। ओके जी, चलिए बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट डे की। जनवरी 5 नेशनल बर्ड डे जो है वो आपको ऑब्जर्व किया जाता है। तो दरअसल नेशनल बर्ड डे जो है ये आपका अमेरिकन ओरिजिन से आया है, वहां से शुरुआत हुई है। एनुअली इसको 5 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इकोसिस्टम में बर्ड्स का जो भी इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है, उसको बताया जा सके। ठीक है, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है खास करके एवियन स्पीशीज, उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, है ना, उनके रिगार्डिंग उनका हैबिटेट कैसे खत्म होता जा रहा है, किस तरीके से उनकी फूड चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो रही है, क्लाइमेट चेंज उनको हार्म कर रहा है, ये सब चीजें इसमें की जाती हैं। ठीक है, पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था साल 2002 में एवियन वेलफेयर कोलिशन के द्वारा। और 2025 का जो थीम है नेशनल बर्ड डे का, वो है आपका एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। हर एक बर्ड जो है वो काउंट होता है। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे पे। केरला की बात करेंगे। केरला में आपका 4 जनवरी जो है वो रजिस्ट्रेशन डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, दरअसल ये रजिस्ट्रेशन डे जो है इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज का रजिस्ट्रेशन, किसी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन, ये जो है ये सब जो रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, वो आपको जो स्टार्ट हुआ था वो केरला में हुआ था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है पर्टिकुलरली, तो हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है। पहला स्टेट लेवल का ये सेलिब्रेशन जो है वो 4 जनवरी को आपका रखा गया था, मतलब पहली बार 4 जनवरी को ही ऑब्जर्व किया गया था। पहला रजिस्ट्रेशन सिस्टम कंट्री के अंदर पूरे में अगर हम देखें तो केरला में स्टार्ट हुआ था, जैसा मैंने बोला 1865 में स्टार्ट हुआ था। कहां पर, अंजरकंडी कनूर के अंदर। ठीक है, वहीं पे पहला रजिस्ट्रेशन सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया गया था। ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था ऑफ कोर्स 1865। उस टाइम पे ब्रिटिश ऑफिशियल थे मर्डुक ब्राउन। ठीक है, तो ये जो मर्डुक ब्राउन थे इन्होंने एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया था इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम को। उस टाइम पे किस चीज का रजिस्ट्रेशन करा जाना था, सिनेमन के प्लांटेशन का रजिस्ट्रेशन किया गया था। उस टाइम पे इसका रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया गया था। ठीक है, रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि पहला रजिस्ट्रेशन सिस्टम एस्टेब्लिश होने के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ कब था, 4 जनवरी 1867 को पहली बार रजिस्ट्रेशन हुआ था। ठीक है, एक तो एस्टेब्लिश का साल देख लिया, एस्टेब्लिश हुआ 1865 में, और दिन कौन सा था जब पहली बार रजिस्ट्रेशन उस सिस्टम के अंडर हुआ, वो दिन था 4 जनवरी 1867। ठीक है, और ये गवर्नमेंट को इसीलिए एनकरेज करता है कि 4 जनवरी को ही एनुअली आपका ये जो डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी सेलिब्रेशन 4 जनवरी को स्टेट लेवल पे हेल्ड की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। अगेन अभी हम इंपॉर्टेंट डेज में ही हैं। रानी वेलु नचियार जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया उनको, और इनका बर्थ एनिवर्सरी 3 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट हर। 1730 में ये आपकी तमिलनाडु के रामनाथ या फिर रामनाथपुरम जिसको कहते हैं उस रीजन की रानी थी। इनके स्किल में अगर देखें तो ये वॉरफेयर की बहुत अच्छी टेक्निक्स जो है वो जानती थी, काफी ज्यादा ट्रेंड थी। हॉर्स राइडिंग, मार्शल आर्ट जिसमें कि वलारी होता है, ये सारे आर्ट फॉर्म भी इनको अच्छे से आते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ध्यान देंगे कि इन्होंने हैदर अली जो थे मैसूर के, उनके साथ भी अलायंस बिल्डअप किया, और इन्होंने उदायल बटालियन जो है इसको एस्टेब्लिश किया था। दरअसल ये पहली ऑल वुमेन फोर्स वाली आर्मी थी, ऑल वुमेन आर्मी यूनिट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछा जा सकता है उदायल बटालियन जो है ये किन रानी से या किन रीजन की रानी से संबंध रखती है। ठीक है,
इसके अलावा सुसाइड जो टैक्टिक्स हैं उनकी इन्होंने शुरुआत करी। सो शी वाज द पायनियर ऑफ सुसाइड टैक्टिक्स। इनमें जो इनके लॉयल कमांडर थे कोयली, ठीक है, उनको कहा जाता है कि पहली बार उन्होंने रिकॉर्डेड सुसाइड अटैक जो है इंडियन हिस्ट्री में वो किया था, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे अपने आप को आग लगा दी थी ताकि वो ब्रिटिशर्स का जो एम्यूनेशन है, जो वेपनरी है, वो खत्म कर सकें। तो ये सुसाइड टैक्टिक क्या हुआ कि आप खुद तो जैसे आपने खुद को अगर सुसाइड करवाया भी है तो इसलिए करवाया है ताकि आप उसका बड़े पैमाने पे एक इम्पैक्ट देके जो जिसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं उसको आप हार्म कर सकें, यानी कि उनका नुकसान कर सकें और थोड़ी विजय हासिल कर सके, ठीक है। सो इन्होंने फायर पे खुद को आप बोल सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में, 1 सेकेंड, हाँ, इनकी लॉयल कमांडर जो थी कोयली, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, फायर या कह लीजिए अपने आप को आग लगा दी थी ताकि ब्रिटिश एम्यूनेशन का जो डिपो है वो भी पूरे तरीके से जल के राख हो जाए। तो एक तरीके से अपना बलिदान दिया 1780 में, ठीक है। इसके अलावा रानी के बारे में अगर हम देखें तो 1780 में उन्होंने सक्सेसफुली जो है वो शिव गंगा जो है उसको रिकैप्चर किया। ब्रिटिशर्स को उन्होंने वहां पे हराया। 1857 के रिवोल्ट से पहले ये ब्रिटिशर्स की एक अच्छी खासी डिफीट थी, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट रानी वेलु नाचियार। ओके, चलिए आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट डे पे। बात करेंगे सावित्री बाई फूले जी की। इनकी जयंती जो है 2026 में वो ऑब्जर्व की गई है। 195th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो इनकी ऑब्जर्व की गई 3 जनवरी को। सो लेट अस टॉक। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने सावित्री बाई फूले जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनको ट्रिब्यूट दिया। जो भी उनका लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट था एजुकेशन को लेकर, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने को लेकर, इक्वालिटी बिल्डअप करने को लेकर, उस सब का अप्रिशिएशन किया गया, ठीक है। सावित्रीबाई फूले जो हैं ये दरअसल सोशल रिफॉर्मर थी और ध्यान रखेंगे ये पोएट भी थी, एडुकेटर भी थी, फर्स्ट फीमेल टीचर थी मॉडर्न इंडिया की। फाउंडेशनल फिगर रही है इंडियन फेमिनिज्म की। इनके हस्बैंड का नाम बताइए जरा, हस्बैंड का नाम बताइए। सावित्रीबाई फूले के हस्बैंड, बहुत फेमस नाम है ना, उनकी एक फेमस राइटिंग भी है, रचना भी। तो ध्यान रखेंगे अर्ली लाइफ अगर हम इनकी देखना चाहें तो इनका जो जन्म है वो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में नाई गांव के अंदर हुआ था और ये अपने बचपन में ही इनकी शादी कर दी गई थी। किनके साथ? ज्योतिराव फूले के साथ, ठीक है। उसके बाद ये पुणे रहने आ जाती हैं। इनका अर्ली एक्सपोजर जो था ना शिक्षा के साथ वो ज्योतिराव फूले के थ्रू हुआ था। उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बेसिकली इनको लाया। अगर बात करें तो ज्योतिराव फूले जब इनको इनकरेज करते हैं तो धीरे धीरे ये पढ़ना लिखना सीखती हैं, टीचर ट्रेनिंग लेती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। अहमदनगर और पुणे के अंदर भी ये ट्रेनिंग लेती हैं और एक वेल क्वालिफाइड टीचर बनती हैं 1847 में, ठीक है। उस टाइम पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट था ये, क्योंकि याद कीजिए ये तो 1857 से भी पहले की बात है। उस टाइम पे कौन विमेन को पढ़ाता था या कौन इतना ज्यादा टेक केयर करता था, है ना। तो ये काफी अच्छा एफर्ट था और इनका भी काफी अच्छा एक तरीके से बोल सकते हैं आप जील था जिसके कारण ये पढ़ पाई। अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑफ कोर्स ये गर्ल एजुकेशन की पायनियर थी, ओके, क्योंकि 1848 में इन्होंने गर्ल एजुकेशन को लेके एक बड़ा एफर्ट पुट किया। इन्होंने इंडिया का जो फर्स्ट गर्ल स्कूल है ना पुणे में वो एस्टेब्लिश किया। को फाउंडर थी उस स्कूल की। स्कूल आपका भीदेवाड़ा पुणे के अंदर सेटअप किया गया था। इसके अलावा इन्होंने 18 स्कूल और जो हैं गर्ल्स के लिए पर्टिकुलरली उस एरिया में सेटअप किए। उसके बाद सोशल रिफॉर्म किया इन्होंने। ऑप्रेस्ड क्लासेस जो भी थी जिनके खिलाफ जुल्म होते थे उनके लिए आवाज उठाई इन्होंने। इन्होंने विडोज जो थी विधवा उनके लिए शेल्टर्स ओपन किए, जो डेस्टिट्यूट वुमेन है उनको सहारा दिया। चाइल्ड ब्राइड्स बचपन में जिनकी शादी कर दी जाती है उनको सहारा दिया। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कैंपेन चलाया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, हर एक चीज के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इसके अलावा इन्होंने एक सेंट्रल रोल प्ले किया सत्यशोधक समाज के एस्टेब्लिशमेंट में। सत्यशोधक समाज बेसिकली जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनकी बोल सकते हैं पावर, विल पावर के लिए सेटअप किया गया था ताकि उनको थोड़ा सा सोसाइटी में वो किया जा सके, एक अच्छा प्लेस दिलवाया जा सके, ठीक है। उनके डिप्रेस्ड क्लासेस के ऑपरेशन को हटाने के लिए ये समाज जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, ओके। सो दैट वाज अबाउट द ज्योतिराव फूले की जो वाइफ या फिर आप कह सकते हैं सावित्रीबाई फूले जो हैं उनके बारे में, सावित्रीबाई फूले उनके बारे में हमने पूरी बात करी। तो ज्योतिराव फूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ज्योतिराव फूले जो है इनका एक फेमस नाम है, इनको एक फेमस नाम या बोल सकते हैं टाइटल है इनका जिससे इनको संबोधित किया जाता है। ये आपका क्लास 4 क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेज में ही हैं अभी हम। 208th एनिवर्सरी बैटल ऑफ कोरेगांव की आपकी जो है वो ऑब्जर्व की गई है। कोरेगांव भीमा की 208th
एनिवर्सरी जो है बैटल की वो ऑब्जर्व की गई है। और जय स्तंभ, ये वो जय स्तंभ है जो विक्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली लगाया गया था, यहीं पे ये सेलिब्रेशन अब हो सकते हैं किया गया, ठीक है। सो पीसफुल तरीके से जय स्तंभ पे आपका ये 208th एनिवर्सरी जो है बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा का वो ऑब्जर्व किया गया। पुणे विलेज के अंदर आपका ये पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये जो है सेटअप जय स्तंभ का वो लगा हुआ है। ये काफी ज्यादा हिस्टोरिक बैटल है कोरेगांव भीमा। दरअसल ब्रिटिशर्स की बैटल है पेशवास के खिलाफ, लेकिन ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स जो थे उस टाइम पे वो महर कम्युनिटी से थे, तो उन्होंने पेशवा को हराया था इसमें, ठीक है। इसलिए यहाँ पीसफुली वर्ड यूज किया गया है कि काफी कम्युनिटीज, क्योंकि लड़ तो ब्रिटिशर्स ही रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर जो फौजें थी, जो लोग थे, वो तो इंडियन थे ना, तो आज के टाइम पे उस चीज को लेके, हिस्टोरिक चीज को लेके कई बार क्लैशेस हो जाते हैं, उसलिए पीसफुली वर्ड यूज किया गया है। जय स्तंभ एक मिलिट्री मॉन्यूमेंट है जो कि आपका परने विलेज में पुणे अहिल्यानगर हाईवे पे बनाया गया है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इरेक्ट किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पेशवा को हराया तो उन्होंने ही इसको बनवाया था जय स्तंभ को। 1821 में इसको इरेक्ट किया गया था उन सोल्जर्स की याद में जिन्होंने पेशवास को हराया था कोरेगांव भीमा बैटल में। और ये 1 जनवरी 1818 में आपका बैटल हुआ था, ठीक है, तब इनको हराया गया था। रिकॉर्ड ये कहता है कि ब्रिटिश आर्मी में 500 सोल्जर्स थे और वो महर कम्युनिटी से थे। इन्होंने 28,000 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की जो फौज थी, या कह लीजिए स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की जो टुकड़ी थी पेशवा की, उनको इस बैटल में हराया था, ठीक है। तो समझिए जो नंबर में ज्यादा थे उनको भी हराया गया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है उन्होंने जय स्तंभ को 1 जनवरी 1927 को विजिट भी किया था एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के पार्ट के तौर पे। और इसके अलावा इस जगह पे क्योंकि अनटचेबल जो है उनको तब ये कहा गया कि ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट नहीं किया जाएगा, तो इस चीज को दिखाने के लिए कि अगर ब्रिटिशर्स रिक्रूट नहीं करते हैं तो वो उस बैटल को याद करे जब महर कम्युनिटी ने हराया था पेशवास को ब्रिटिशर्स की साइड होके, तो उस चीज को अगर वो याद करे तो उनको ब्रिटिशर्स को यहाँ पे अनटचेबल्स को जो है वो जगह देना चाहिए रिक्रूटमेंट में, ठीक है। इसलिए विजिट किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा। चलिए अब हम आते हैं हमारे डिफेंस के सेगमेंट में। डिफेंस की न्यूज है, राजनाथ सिंह जो है उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप जो है गोवा के अंदर उसको कमीशन कर दिया है। याद कीजिए कुछ दिन पहले हमने समुद्र प्रताप के बारे में बात भी करी थी, तो इसको कमीशन कर दिया गया 5 जनवरी जो है आज का तारीख, ठीक है, वहां पे कमीशन हो जाएगा। ये समुद्र प्रताप क्या है? ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, याद करिए हमने पढ़ा था ना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। किस तरीके के पॉल्यूशन को? पर्टिकुलरली ऑयल स्पिल हो जाता है समुद्र में, वैसा पॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2 वेसल्स हमारे बनेंगे, अभी एक बन चुका है जिसका नाम जो है वो समुद्र प्रताप है। ये वेसल जो है कंस्ट्रक्ट किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 2 शिप पीसीवी प्रोजेक्ट के अंदर, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल के अंदर बनाया गया है। 2 बनाए जाएंगे, एक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे काफी एडवांस है ये, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पॉल्यूशन रिस्पॉन्स ऑपरेशंस के लिए आपकी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। ये ऑयल स्पिल को फटाफट डिटेक्ट कर लेंगे, उसको एक्शन उसके अगेंस्ट क्या लेना है पॉल्यूशन के अगेंस्ट, उसमें भी क्विक रिस्पॉन्स जो है वो कर सकते हैं। ये समुद्र प्रताप है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अगली न्यूज की। इंडियन आर्मी जो है अंडर द एजिस ऑफ ट्राई शक्ति कॉर्प्स, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट। कहाँ पे? मुगुथंग विलेज के अंदर। तो इंडियन आर्मी ने ये आपका सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया है। मुगुथुंग विलेज कहाँ पे है? नॉर्थ सिक्किम में है, और ये विलेज आपका चाइना के साथ बॉर्डर में ही जस्ट लगता है। तो वहां पे पावर प्लांट जो है, सोलर एनर्जी वाला पावर प्लांट जो है वो आपका एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ट्राई शक्ति, तीनों शक्ति वाली जो कॉर्प्स हैं उनके एफर्ट से ये चीज हुई है कंप्लीट। 15,000 फीट की हाइट पे अप्रोक्सीमेटली ये लगाया गया है। ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा इंडिया के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर। व्हाट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? अच्छा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंडर है और किस साल में लॉन्च हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका क्लास 4 क्वेश्चन है। दरअसल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये दरअसल जो भी आपके रिमोट एरियाज हैं, खास करके जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां के लोगों के टेक केयर करने के लिए प्रोग्राम लाया गया। उनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देना, उनको सर्विस अच्छी देना, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ ख्याल रखा जा रहा है कि हर साल, पूरा साल भर वहां इलेक्ट्रिसिटी जो है इस हाई ऑल्टीट्यूड सेटलमेंट में वो होनी चाहिए अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो उसी के पार्ट के तौर पे इस प्रोजेक्ट को या पावर प्लांट को सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं।
पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स जो उन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है, किस चीज का, इंडिजिनसली डेवलप की हुई तैमूर मिसाइल का। तो उन्होंने खुद बनाई है तैमूर मिसाइल, ध्यान रखेंगे। 600 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये क्रूज मिसाइल है, ये लैंड और सी पे टारगेट कर सकती है। तो क्वेश्चन आएगा तैमूर मिसाइल किस कंट्री की है, आंसर वुड बी पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज पे, इंटरनेशनल, ठीक है, और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। तो इंटरनेशनल कैटेगरी की ये न्यूज है, ट्रंप जो है उन्होंने एक क्लेम किया है कि वेनेजुएला के अंदर उन्होंने अटैक किया और वहां पे जो मैदुरो है वहां के लीडर, उनको कैप्चर कर लिया है। तो यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया और वहां पे लीडर जो है कैप्चर हो चुके हैं, ये क्लेम किया गया है। सो यूएसए ने स्ट्राइक लॉन्च की वेनेजुएला के अंदर और कहा गया है कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मैड्यूरो, उनको कैप्चर कर लिया गया है। अब ये अटैक क्यों किया गया है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। दरअसल ऑपरेशन का जो नाम है वो है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ओके, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये 3 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग में बोला जा रहा है एग्जीक्यूट किया गया था। ये मेजर यूएस के मिलिट्री मिशन में से एक मिशन है, जहां पे वेनेजुएला में जो प्रेसिडेंट हैं और उनकी जो फैमिली है उसको कैप्चर कर लिया गया है। यूएस ने दरअसल बोला है कि क्योंकि वेनेजुएला के रीजन से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी, माइग्रेशन हो रही थी, टेररिज्म आ रहा था, इसके चलते उन्होंने ये एक्शन लिया और वेनेजुएला पे जो है वो स्ट्राइक किया। ठीक है, तो उनका एक्शन ड्रग्स और टेररिज्म के अगेंस्ट था, ये बोला गया। So let us talk about Venezuela. This is Venezuela. You can say it is the country in the South America continent. ठीक है, यहाँ देखिए ये कैरेबियन सी है। ठीक है, तो कैरेबियन सी के साथ भी इसका बॉर्डर टच होता है। साउथ अमेरिका का ये कंट्री है, अगर देखें इसके बॉर्डर लगते हैं ग्वेना, ब्राजील, कोलंबिया के साथ। तो हियर इज कोलंबिया, हियर इज ग्वेना, हियर इज ब्राजील। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर टच होते हैं। कैपिटल इज कैरेकस और मेजर रिवर जो है यहाँ की वो है ओरिनोको और साथ में रियो नेग्रो। मेजर लेक में आपकी लेक मैराकाइबो जो है लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, वो यहीं पे वेनेजुएला में लोकेटेड है। हाईएस्ट पॉइंट पीको बॉलीवर है और वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो यहीं पे है, एंजल फॉल। किस रिवर पे, ऑन विच रिवर, ओरिनोको रिवर। ठीक है, एंजल फॉल। चलिए अभी हम उसी कॉन्टेक्स्ट में, वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में ही कंटिन्यूटी में न्यूज को देखेंगे। RQ-170 सेंटिनल की बात करेंगे। तो दिस इज द रेयर यूएस एयरफोर्स RQ-170 सेंटिनल। ठीक है, इनका जो स्टेल्थ सर्वेलेंस ड्रोन है वो रिसेंटली स्पॉट किया गया कि वो रूजवेल्ट रोड नेवल स्टेशन पे वापस आ रहा था ईस्टर्न प्यूर्टो रिको से होते हुए। किस चीज के बाद, जब उन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया वेनेजुएला पे, उसके बाद तो रिटर्न हो रहा था वहां से, इसलिए आपका ये हाईलाइट हुआ है। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाएगा RQ-170 सेंटिनल क्या है, तो ये यूएस की एयरफोर्स का ड्रोन है, स्टेल्थ ड्रोन है, जो दुश्मन जो है वो भांप नहीं सकते, आसानी से छुप जाता है, वैसा ड्रोन है। ठीक है, तो पॉसिबली इनको यूज किया गया है वेनेजुएला के अंदर। तो ये अमेरिकन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी या ड्रोन है। ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया गया है, सर्विलेंस में काम करता है, इंटेलिजेंस, एक्विजिशन, ये सारे ऑपरेशंस में काम करता है। टारगेट एरिया में जहां पे भी जाके निगरानी रख के कुछ कैप्चर करना है उसमें भी हेल्प करता है और दुश्मन को नजर भी नहीं आता, आराम से निकल जाता है। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट जो है ये मिड 2000 से यूएस के अंदर यूज किया जा रहा है। इसको यूएस के डिफरेंट ऑपरेशंस में एशिया में, मिडल ईस्ट में यूज किया जा चुका है और पॉसिबली अब इसका वेनेजुएला में भी यूज किया गया। ठीक है, चलिए क्योंकि वेनेजुएला के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर कर लिया गया, तो वहां पे इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वेनेजुएला की वो अपॉइंट की गई हैं। नाम है डेल्सी रॉड्रिग्यूज, डेल्सी रॉड्रिग्यूज। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए जो इंटरिम होते हैं वो तब तक होते हैं जब तक कि इलेक्शन कंडक्ट होके या पूरा प्रोसेस होके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का नए लीडर नहीं चुन लिए जाते। ठीक है, तो वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रॉड्रिग्यूज, वो अब रोल जो है टेक केयर करेंगी प्रेसिडेंट का भी, क्योंकि जो निकोलस मदुरो हैं अब वो यूएस फोर्सेस के अंडर चले गए हैं, कह लीजिए उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया है। इन्होंने वेनेजुएला के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन की भी भूमिका निभाई थी और अब डेल्सी जो है वो आपकी वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट भी रहेंगी। ओके, चलिए तो दैट वाज अबाउट द आपका जो हमने देखा अभी तक इंटरनेशनल कैटेगरी का न्यूज, यूएस के बारे में देखा, वेनेजुएला के बारे में देखा। अभी भी इंटरनेशनल कैटेगरी में ही है हम, आप चाहें तो इसको एनवायरनमेंट की कैटेगरी में भी इस न्यूज को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी कैटेगरी जो हमारी शिफ्ट हो रही है वो एनवायरनमेंट की है। आप चाहें तो इसको इंटरनेशनल में भी रख सकते हैं क्योंकि पेरू की बात होने वाली है।
स्टिंगलेस बी जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट इंसेक्ट बनी है जिनको लीगल राइट दिया गया है पेरू में। पेरू नामक देश ने इन जो बीज है ना, ये मक्खियां स्टिंगलेस, जिनके स्टिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, उन मक्खियों को बोला है कि ये लीगल राइट के अधीन आती हैं, इनके भी लीगल हक हैं, ये पेरू ने डिक्लेयर किया है। सो अमेज़न के अंदर, अमेज़न का जो फॉरेस्ट है उस रीजन में ये पाई जाती हैं, अमेज़न के कंट्रीज में पाई जाती हैं स्टिंगलेस बीज। इनको लीगल राइट दिया गया है पेरू के अंदर। पेरू की जो सेटिपो म्युनिसिपैलिटी है उन्होंने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर नेटिव स्टिंगलेस बी। इसी डिक्लेरेशन के अंडर एक्चुअल में अमेज़न के अंदर जो स्टिंगलेस बी है उनको लीगल राइट दे दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट लीगल रिकॉग्निशन है इंसेक्ट राइट्स का ग्लोबली। अभी तक ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी इंसेक्ट को इस तरीके के लीगल राइट नहीं दिए गए थे। अगर ये लीगल राइट मिले हैं तो डेफिनेटली इनका बायो कल्चरल कंजर्वेशन अच्छे से हो पाएगा, और ऑफ कोर्स जो भी इनके हक हैं नेचर से मिलते जुलते उनका भी टेक केयर किया जाएगा, ठीक है। तो अमेज़ोनियन स्टिंगलेस बी के बारे में थोड़े अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये आपकी पॉलिनेटर्स हैं, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ऑफ कोर्स जैसे आपके जो बीज होती हैं, वॉस्प होते हैं, ये पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज इनको टेक केयर करती हैं। ये ओल्डेस्ट बी स्पीशीज है अर्थ के अंदर, ओके। और 80% अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर जो पॉलिनेशन की एक्टिविटी होती है वो इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बीज, है ना। ये कंप्लीटली आपकी स्टिंगर से डिवॉइड नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर स्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यस जो इनके अंदर स्टिंग एग्जिस्ट भी करते हैं, जिसको हम डंक बोलते हैं, वो डंक ये मारती नहीं है, ठीक है, वो वेस्टिजियल है, बस देखने में है, काम के नहीं है। इसके अलावा ये अपने हाइव्स को अगर डिफेंड करना चाहें तो बाइट करके डिफेंड कर सकती हैं, साथ में इरिटेटिंग रेजिन जो है वो भी स्क्रीट कर सकती हैं, तो अपना बचाव भी कर सकती हैं, ठीक है। चलिए, सो दैट वाज अबाउट द स्टिंगलेस बी। नेक्स्ट यूज जो है एनवायरनमेंट में वो बात करेंगे हम ईस्टर्न इंपीरियल ईगल के बारे में। वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट जो है उन्होंने रिसेंटली कंफर्म किया है कि ईस्टर्न इंपीरियल ईगल जो है वो एक्चुअल में मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में देखने को मिले हैं। माइग्रेट होके आए हैं, विंटर का टाइम है ना, तो विंटर माइग्रेटरी सीजन में ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो इन ईगल्स के बारे में देखें तो ये लार्ज बर्ड हैं, ठीक है, शिकार करते हैं। साउथ ईस्टर्न यूरोप में ये जनरली पाए जाते हैं, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी ये आते रहते हैं। इनकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन माइग्रेटरी है। माइग्रेशन ये कब करते हैं, जब सर्दी आती है, उस टाइम पे ये अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इनको IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में आए हैं। तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, नीलगिरीज का जो रीजन है, नीलगिरी पहाड़ियों का, वहां पे है। एक्चुअल में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का जो ट्राई जंक्शन है, तीनों का जो ज्वाइंट पॉइंट है, वहीं पे ये स्प्रेड हो रखा है पूरा रिजर्व, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही ये पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ कंट्री, ठीक है। मुदुमलाई का मतलब क्या होता है, जो वर्ड है इसका मतलब होता है एशियंट हिल रेंज, पुरानी हिल रेंज है, अप्रोक्सीमेटली 65 मिलियन ईयर्स से भी पहले की ये बनी हुई है, ठीक है। ऑस्कर विनिंग एलिफेंट विस्परर्स जो मूवी है, जो फिल्म है आपकी, वो यहीं पे कैंप लगा था, हेपाकाडू एलिफेंट कैंप, वहीं पे शूट की गई थी। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व उस टाइम पे भी न्यूज में था, ऑस्कर्स के टाइम पे, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे साइंस एंड टेक की कैटेगरी की। एनवायरनमेंट हो गया, सो साइंस एंड टेक में आपकी न्यूज है AI से रिलेटेड। तो गेम्स ग्रेटर नोएडा जो है उन्होंने इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक अनवेल किया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक फर्स्ट वाला जो अगर इंडिया का पूछा जाएगा कहां पे बना है, तो ग्रेटर नोएडा के अंदर, ठीक है। लेट अस रीड द कंप्लीट न्यूज। गवर्नमेंट AI क्लिनिक लॉन्च्ड एट गेम्स ग्रेटर नोएडा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेम्स? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। तो इन्होंने कंट्री का फर्स्ट AI क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के अंदर इनॉग्रेट कर दिया है। ये गवर्नमेंट बेस्ड AI क्लिनिक है, जहां पे ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, साथ में AI को इंटीग्रेट किया जा रहा है हेल्थ केयर फील्ड के अंदर। ये क्लिनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा, जेनेटिक स्क्रीनिंग को यूज करेगा, किसी भी सीरियस डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, चाहे वो आपका कैंसर है, चाहे हार्ट और किडनी का डिजीज है, AI उसमें पूरे तरीके से कॉपरेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने आपको बता दिया, पूछा जाएगा कहाँ पे ओपन हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा में। चलिए आप चाहें तो इसको साइंस एंड टेक की कैटेगरी में ही इस न्यूज को डाल सकते हैं,
नहीं तो आप चाहें तो नेशनल कैटेगरी की न्यूज में भी रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही आगे अब न्यूज आने वाली है, तो नेशनल में ही डाल लेते हैं। तो नेशनल स्पेसिफिक न्यूज है, गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज करी है बैटरी पैक आधार के लिए, ताकि लाइफ साइकिल ट्रैकिंग हो सके बैटरीज की। बैटरीज ऑफ कोर्स व्हीकल्स में यूज होती हैं, हर जगह यूज होती हैं, उनका जो लाइफ साइकिल है उसको ट्रैक करने के लिए बैटरी पैक आधार सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट गाइडलाइन इस सिस्टम की रिलीज कर दी है, ड्राफ्ट बना है अभी। तो ये होगा क्या आधार सिस्टम, ये हमने खुद से बनाया है, इंडिजिनस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन और डाटा स्टोरेज का सिस्टम होगा, जहां पे एंड टू एंड ट्रेसिंग की जाएगी बैटरीज की, कि बैटरी कहां से बन के शुरू हुई, कहां कहां घूमी और कहां जाके वो बैटरी खत्म हुई, डिस्पोज ऑफ हुई, पूरा उसका लाइफ साइकिल ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इससे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रहेगी बैटरी के इकोसिस्टम में, और परफॉर्मेंस कैसा बैटरी का हो रहा है वो देख सकते हैं। फाइनली बैटरी को खराब तरीके से डिस्पोज तो नहीं किया जा रहा, एनवायरनमेंट पे उसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट आएगा वो टेक केयर किया जा सकता है, ठीक है। फीचर्स अगर देखें इस सिस्टम के, तो बैटरी प्रोड्यूसर और जो इंपोर्टर हैं, प्रोड्यूस करने वाले और इंपोर्ट करने वाले, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो बैटरी पैक आधार नंबर हर एक बैटरी को असाइन करेंगे। हर बैटरी का अपना आधार नंबर होगा, और जैसे ही वो बैटरी मार्केट में आएगी उससे पहले ही उसके पास आधार नंबर होना चाहिए, उसी से ट्रैकिंग करेंगे ना जो नंबर मिलेगा, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी पैक और इंडस्ट्रियल बैटरी 2 किलोवाट आवर से अगर ऊपर है, तो उनको 21 कैरेक्टर का बैटरी पैक आधार नंबर असाइन होगा, 21 कैरेक्टर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 21 कैरेक्टर का रहेगा ट्रेसेबिलिटी करने के लिए बैटरीज की, ओके। चलिए अगली न्यूज जो है वो प्रगति के बारे में है। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जो भी चीजें आती जाती रहती हैं, प्रगति पोर्टल पे उनका सारा अपडेट रहता है। तो प्रगति पोर्टल बेसिकली मॉनिटरिंग करता है, ट्रैकिंग करता है गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है। फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि दरअसल कहा जा रहा है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कहीं भी बात होती है ना, वहां पे लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लैंड एक्विजिशन मेजर सिंगल बॉटलनेक है या हर्डल है, जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होते हैं। 35% तक प्रोजेक्ट डिले का कारण यही है। ये कहां पता लगा, 50th प्रगति मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी ने ये बात बोली है। और उनको कहां से पता लगा, प्रगति पोर्टल से, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट प्रगति। प्रगति एक सेंट्रलाइज्ड आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, जो दरअसल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन चेक करता है, ग्रीवांस रिड्रेसल का काम करता है, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है, रियल टाइम में सारा व्यू देखता है। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 2015 में 25 मार्च को, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर है ये। एम क्या है, इफेक्टिव तरीके से अर्ली इंप्लीमेंटेशन हो सके, डिफरेंट प्रोजेक्ट का टाइमली इंप्लीमेंटेशन हो सके, इंटर मिनिस्टेरियल इश्यूज अगर चल रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, सेंटर स्टेट में कोई इशू है उसको रिजॉल्व कर देना, ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, इफेक्टिव गवर्नेंस आती है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइमली इंप्लीमेंट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए जी, अब हम आएंगे नेक्स्ट न्यूज पे। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हाल फिलहाल में एक्सपोजिशन जो है सेक्रेड पिपराहवा रिलिक्स की, वो न्यू दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट करी, ठीक है। बेसिकली बुद्धिस्ट रिलिक्स हैं ये। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ अवेकन्ड वन, इसको इनॉग्रेट किया है। दरअसल ये इंटरनेशनल एक्सपोजिशन है सेक्रेड पिपराहवा रेलिक्स की, जो लॉर्ड बुद्धा के साथ एसोसिएटेड रेलिक्स हैं। आप ध्यान रखेंगे कि दरअसल हाल फिलहाल में ही हमें ये बुद्धा के जो रेलिक्स है ना, वो रिपेट्रिएट हुए हैं या हासिल हुए हैं, क्योंकि जब इंडिया कॉलोनियल पीरियड में था तो ये रेलिक्स यहाँ से ले जाए गए थे, इंडिया से निकाल लिए गए थे, लेकिन अब इंडिया को ये वापस मिले हैं। अगर हम बात करें पिपराहवा रेलिक्स के बारे में, तो 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेपे जो है उन्होंने इनको एक्सकेवेट किया था। कहाँ पे किया था, पिपराहवा के अंदर। यहाँ पे कुछ जेमस्टोन, कैस्केड, बोन्स जो थी बुद्धा की वो भी मिली थी। इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 के अंदर जो मोस्ट ऑफ द रेलिक्स थे वो ब्रिटिशर्स ने बोला हमसे बिलोंग करते हैं, क्लेम कर दिया, और कुछ जो थे वो आपके पेपे फैमिली ने बिलोंग कर दिए और क्लेम कर दिए। 2025 में साउथ बॉय हांगकांग जो हैं उन्होंने इनको ऑक्शन पे लगाया, $100 मिलियन की ऑक्शन पे। उस टाइम पे इंडिया ने इंटरवीन किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के चलते। फिर क्योंकि ऑक्शन हो रहा था तो गोदरेज ग्रुप ने उनको परचेज कर लिया रेलिक्स को और इंडिया को लौटा दिया, या कह लीजिए ये इंडिया में वापस आ गए, ठीक है। और मिनिस्ट्री नेशनल म्यूजियम जो है उन्होंने 5 साल तक लोन बेस पे दिया।
क्लियर? तो लोन पे फिर वापस मिल गए, ऑफ कोर्स अब गवर्नमेंट के हो गए हैं तो एक्सपोजिशन में है। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखेंगे पिपराहवा रेलिक्स, इसके बारे में न्यूज हम पहले भी कवर कर चुके हैं पिपराहवा के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन स्माइल 12 की बात करेंगे। इस ऑपरेशन को हाल फिलहाल में साइबराबाद में लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ऑपरेशन क्या करता है। ऑपरेशन स्माइल जो है बेसिकली मिसिंग चिल्ड्रंस के लिए है। मिसिंग चिल्ड्रन, जो भी बच्चे गुमशुदा होते हैं उनके लिए ऑपरेशन चलाया जाता है। तो साइबराबाद पुलिस विच इज इन द तेलंगाना, इनका ये ऑपरेशन है। दरअसल मिसिंग चिल्ड्रन को ट्रेस करना, उनको रेस्क्यू करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये इनिशिएटिव 1 जनवरी को लॉन्च किया गया, 30 जनवरी तक चलेगा। पुलिस इसमें क्या करेगी, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी हेल्प से मिसिंग चिल्ड्रन जो है उनको ढूंढने की कोशिश करेगी। दर्पण मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करेगी जहां पे पूरा डाटा रहता है, अपडेट रहता है मिसिंग चिल्ड्रन का, ठीक है। फिर मैचिंग करना, वो सब करके रेस्क्यू किया जाएगा। ओके, अंडर ऑपरेशन स्माइल 12। ओके, जो नेक्स्ट न्यूज है वो फिर से तेलंगाना की है। तेलंगाना असेंबली जो है उन्होंने हाल फिलहाल में पास किया है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन लड़ने के लिए अब जरूरी नहीं है कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरअसल पहले वहां पे ये पॉलिसी थी कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 2 चाइल्ड का नॉर्म था, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन अब इस नॉर्म को खत्म कर दिया गया है। तो बेसिकली 2 चाइल्ड नॉर्म जो था लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए, वो तेलंगाना ने अब एबॉलिश कर दिया है। 1994 में ये नॉर्म आया था, खत्म हो चुका है अब। ये ऑर्डिनेंस के तौर पे पहले खत्म किया गया। नया बिल है तेलंगाना पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2026। जो भी मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज हैं, राज धनसरी, उन्होंने हाल फिलहाल में इसको इंट्रोड्यूस किया। और ये जो टाइम है या ये जो एक लिमिट है 2 बच्चों की इलेक्शन लड़ने वाली, ये खत्म कर दी गई है, ठीक है जी। चलिए असम की न्यूज देख लेते हैं। असम गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम निकाली है उदासीन भक्त के लिए, उदासीन भक्त के लिए। सो लेट अस सी। तो ये जो है स्कीम आपकी सतराज में निकाली गई है। सतराज सत्रिया डांस याद कीजिए, कुछ दिन पहले पढ़ा था। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम निकाली है जो कि एक्चुअल में सेलिब्रेट जो मंक है, जो स्टेट के ट्रेडिशनल सतराज के अंदर रहते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो सतराज बेसिकली काइंड ऑफ मोनेस्ट्री, ठीक है, वैष्णवाइट मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन बोला जाता है सतराज को, जहां पर असमिस कल्चरल इंपैक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये सतराज वही है जहां से सत्रिया डांस विच इज क्लासिकल डांस आल्सो, वो आपका ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। स्कीम के अंडर जो भी एलिजिबल मंक हैं उनको उदासीन भक्त कहा जाता है। वो मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है 1500 रुपए का डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पाएंगे, ठीक है। ये स्कीम है। चलिए अब हम आते हैं रैंकिंग और इंडेक्स में। रैंक और रिपोर्ट या इंडेक्स में हमारी एक ही न्यूज है। इंडिया जो है वो 8th रैंक पे है जब हम WHO के फार्मा को विजिलेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। फार्मा को विजिलेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में इंडिया का रैंक 8th है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया 8th पोजीशन पे है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू WHO फार्मा को विजिलेंस डाटाबेस। WHO का भी तो डाटाबेस है ना फार्मास्यूटिकल चीजों का, तो उसके लिए को विजिलेंस करना, उस डाटाबेस की मॉनिटरिंग करना, कितना उसमें दवाइयों की चीजें सही हैं, कितनी खराब हैं, उसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो WHO फार्माकोविजिलेंस एक्चुअल में ग्लोबल सिस्टम है जहां पे मॉनिटरिंग की जाती है, डिटेक्शन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन का, उनकी क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट है वो सब देखे जाते हैं। तो ये डाटा शेयरिंग मैकेनिज्म है। एम क्या है, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर होती है, खराब दवाई तो नहीं दी जा रही, अच्छी स्टैंडर्ड की दवाई है नहीं है, WHO के डाटाबेस से पता लग जाता है, ठीक है। ये रेगुलेटरी डिसीजन मेकिंग को मजबूत करता है फार्मास्यूटिकल फील्ड में, तो उसी में इंडिया का जो रैंक है वो 8th हो गया है, ओके। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवार्ड्स की कैटेगरी की, ठीक है। अवार्ड्स की बदलता भारत मेरा अनुभव क्रिएटिव चैलेंज के जो विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस कर दिया गया है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो बेसिकली अनाउंसमेंट करती है। 4 क्रिएटिव चैलेंज के अंदर ये अवार्ड दिए गए हैं। बदलता भारत मेरा अनुभव कैंपेन के अंदर ये आपका चैलेंज हुआ था। चैलेंज जो है ये माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए लॉन्च किया गया। इसमें सिटीजन्स को इनवाइट किया गया था कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है उनको शेयर करें, जिससे कि वो कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हैं कि कैसे कंट्री जो है वो पिछले 11 साल में तब्दील हुआ है, चेंज हुआ है। तो इसमें विनर्स देख लेते हैं।
इंद्रजीत सुबोध जो हैं उनको फर्स्ट प्राइज मिला है बदलता भारत मेरा अनुभव इंस्टाग्राम रील कॉन्टेस्ट में। यूट्यूब शॉर्ट्स के चैलेंज में मंथन रोहित जो हैं उनको फर्स्ट प्राइज मिला है। स्टोरी ऑफ न्यू इंडिया कैटेगरी में सुशोभन मन्ना जो है उनको मिला है। ब्लॉग राइटिंग के कंटेंट में कृष्णा गुप्ता जो हैं उनको फर्स्ट प्राइज मिला है। तो 4 कैटेगरीज में चैलेंज थे, चारों के अवार्ड के विनर्स ये रहे। ठीक है, ओके, चारों कैटेगरी के। चलिए अब हम आते हैं स्पोर्ट्स के सेगमेंट में, स्पोर्ट्स की बात करेंगे। इंडिया के संजय टकले जो हैं उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने H3 क्लास जो है उसको जीता है डकार रैली 2026 के प्रोलोग में। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन मोटर स्पोर्ट में ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है क्योंकि टॉप ड्राइवर संजय टकले जो हैं उन्होंने स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिया। कहां पे दिया? डकार रैली 2026 में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है और इन्होंने ओवरऑल 35th पोजीशन, ये कह सकते हैं ओवरऑल 35th पे प्लेस हासिल किया है कार्स कैटेगरी में। हाई एवरेज स्पीड ग्रुप H3 में ये पहले नंबर पे हैं, कार्स कैटेगरी में 35th प्लेस पे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन वुमेन हॉकी के बारे में। एशिया कप सिल्वर के साथ इंडियन वुमेन हॉकी कप जो है वो आपका कंक्लूड होता है। सो बेसिकली विमेन एशिया कप में अगर पूछा जाएगा तो इंडियन टीम को सिल्वर हासिल हुआ है और ये कॉन्टिनेंटल हॉकी टूर्नामेंट है। फाइनल मैच में इंडिया जो है वो चाइना से हारा है, तो चाइना जो है वो इसमें जीता है। पूछा जाएगा कौन विनर टीम थी? चाइना। तो चाइना ने टॉप किया है हॉकी एशिया कप को 2025 में। ओके, चलिए जी, तो इसी के साथ हमारी जितनी भी न्यूज थी वो आपकी डन हो जाती हैं। अब हम रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले आप ध्यान रखेंगे क्योंकि दिसंबर का मंथ आपका पूरा हो चुका है, तो दिसंबर की मंथली मैगजीन जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है। साथ मंथली हेडलाइनर रफ्तार जो है ना वो भी अवेलेबल है, जहां पे सिंगल लाइन के फॉर्मेट में आपको जो है हेडलाइंस मिलती हैं रिवीजन करने के लिए। सेक्शन वाइज सारी हेडलाइंस रहती हैं। ओके, यू कैन चेक इट आउट ऑन द पर्चम ऐप। सिमिलरली दिसंबर 2025 की सवाल जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है। सवाल माने जो भी दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। मंथली ई बुक है ये एमसीक्यूज की। ठीक है, हर एक मंथ में आती है, तो दिसंबर की भी लॉन्च हो चुकी है। यू कैन चेक इट आउट ऑन द परचम ऐप। ओके जी, चलिए अब हम आते हैं रिवीजन क्वेश्चंस पे। तो बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की। बैटरी पैक आधार नंबर के बारे में ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है ये 21 कैरेक्टर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। याद कीजिए 21 बोला था ना मैंने, 21 का ही है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड है क्यूआर कोड के साथ इसको लिंक किया गया है। क्यूआर कोड के साथ लिंक किया गया है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी करेक्ट हो जाती हैं। ऑफ कोर्स इसको क्यूआर कोड के साथ अच्छी मॉनिटरिंग के लिए, ट्रेसेबिलिटी के लिए लिंक किया गया है ताकि देखा जा सके कि हर एक जो पर्सन है जो बैटरी को बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, वो एक्चुअल में ये ट्रेसेबिलिटी के लिए आधार पैगिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाल फिलहाल में बिल पास किया जहां पे 2 चाइल्ड का जो नॉर्म था लोकल बॉडी के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो हटा दिया गया? बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। याद कीजिए तेलंगाना ने ये चीज जो है अब हटा दी है कि 2 बच्चे जरूरी नहीं है कि वो 2 ही होंगे तभी इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट के बारे में। कौन से इंसेक्ट को वर्ल्ड का फर्स्ट लीगल रिकॉग्निशन मिला है इंसेक्ट राइट्स के अंडर? इंसेक्ट राइट्स दिए गए हैं, लीगल राइट्स दिए गए हैं, बताइए आंसर क्या होगा? कौन सा इंसेक्ट? नॉर्मल आपका जो बी है, अमेजोनियन स्टिंगलेस बी। ठीक है, इसको ये मिला है। कौन से कंट्री ने लीगल राइट दिए हैं? बेसिकली पेरू ने दिए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है समुद्र प्रताप के बारे में। समुद्र प्रताप को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किन्होंने किया है? It has been designed and constructed by which of the following thing? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है आपका समुद्र प्रताप? पॉल्यूशन को काउंटर करने वाला वेसल है। ओके, चलिए नाउ दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, या आप बोल सकते हैं ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन जो है वो आपका ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बारे में है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है वो कंडक्ट हो जाता है, सॉरी कंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये आपका सेशन क्योंकि प्रीमियर में था। अब कल जो है हम मिलेंगे सुबह 9 बजे लाइव सेशन में।
तो आज प्रीमियर था ड्यू टू सर्टेन इश्यूज, तो कल से फिर से लाइव हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा लाइव के सेगमेंट में सुबह 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।